जैसे ही वो त्यान का सीधा सीधा इनकार समझ में आता है, पुल पर एक भारी, दम घोंटने वाली चुप्पी छा जाती है। वो त्यान अपना रुख एकदम साफ कर देता है। वह जानता है कि वह अकेले ही इस घेराबंदी को आसानी से तोड़ सकता है और तारों भरे खालीपन में भटकते हुए भी जिंदा रह सकता है। वह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सिर्फ एक मालवाहक जहाज को बचाने के लिए 13वें लेवल के 5 स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष के लुटेरों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दे। जब उसके पास खेलने के लिए कोई और पत्ता नहीं बचता, तो घबराई हुई जी एनेक्सियन बाकी जमा हुए लड़ाकों की तरफ मुड़ती है। वह सबसे गिड़गिड़ाकर विनती करती है कि वे अपने डर को एक तरफ रख दें, सहयोग करें और स्टार स्पिरिट फ्लावर को इस संकट से बचाने में मदद करें। वह अपने परिवार की इज्जत की कसम खाती है कि अगर वे डटे रहे और लड़े तो वह उन सभी को भरपूर इनाम देगी। लेकिन जब बात सीधे सीधे जिंदगी और मौत की हो, तो उसकी ये बेताब गुहारें किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। भविष्य की दौलत और परिवार की इज्जत के वादे बेहद सस्ते और खोखले लगते हैं। हालात और भी बदतर तब हो जाते हैं जब घायल बाबालुओ और माशा भी पीछे हटने लगते हैं और हॉल को छोड़कर भागने की तैयारी करने लगते हैं। कमरे में चुप्पी छा जाती है और जी एनेक्सियन बिल्कुल अकेली खड़ी रह जाती है। वह देखती रहती है कि कैसे उसकी बेहतरीन सुरक्षा टुकड़ी पूरी तरह से बिखर जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अपनी आखिरी कोशिश में वह वू त्यान पर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित एक ऊंचे दर्जे का माहिर भला कैसे चुपचाप खड़ा होकर उन सभी को मरते हुए देख सकता है। वो तियान शांत भाव से उसे चुप करा देता है और उसे बेहद बेवकूफ कहता है कि वह ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। वह उसे एक ही समझौता पेश करता है। वह उसे सुरक्षित बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जहां तक जहाज और माल की बात है, तो वे अब अतीत बन चुके हैं। यह कड़वी सच्चाई जी एनेक्सियन से किसी मालगाड़ी की तरह टकराती है और वह पूरी तरह से हताश होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती है। उसे कड़वे एहसास के साथ समझ आता है कि अपनी ही खराब लीडरशिप की वजह से एक बेहद कीमती, ऊंचे दर्जे का, अमर स्तर का अंतरिक्ष जहाज गंवाना असल में उसके लिए मौत की सजा से कम नहीं है। भले ही वह किसी तरह बच भी जाए और अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाए, तो भी उसे उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपना सिर पकड़कर इस बुरे सपने से खुद को बचाने के लिए किसी चमत्कार की बेताबी से प्रार्थना करती है। जहाज के बाकी लड़ाके चारों ओर देखते हैं, पूरी तरह से डरे हुए, और सोच रहे हैं कि क्या इस जानलेवा जाल से बाहर निकलने का कोई भी संभव रास्ता है। ठीक उसी समय जब जेड एंशियन अपनी निराशा के आगे पूरी तरह से हार मानने ही वाली होती है, अनुभवी और शक्तिशाली है जी दाओ आगे आते हैं। अपनी बाहें बांधकर वह शांति से कहते हैं कि शायद उनके पास अभी भी सारे विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। अगर किसी और ने इतनी बेतुकी बात कही होती तो क्रू वाले उसे हंसकर कमरे से बाहर निकाल देते। लेकिन है जी दाओ जैसे दिग्गज लेवल 13 के विशेषज्ञ के मुंह से यह बात सुनकर हर कोई तुरंत हैरानी और सदमे से जम सा जाता है। झेड़ एंशियन की आंखों में तुरंत उम्मीद की एक बड़ी लौ जल उठती है और वह उत्सुकता से उस बूढ़े गुरु से उनके समाधान के बारे में पूछती है। इस बीच बहुत ज्यादा शंकालु वू तियान यह सब देख रहा होता है और पूरी तरह से हैरान है कि वह अनुभवी योद्धा आखिर क्या योजना बना रहा होगा। यहां तक कि घायल बाबलुओ और उसकी बेटी माशा भी पीछे हटना रोक देते हैं और इस अचानक आए मोड़ को समझने की कोशिश करते हुए हैरान भरे भावों के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। बाहर घेराबंदी अपने चरम पर पहुंच रही है। निचले स्तर के अंतरिक्ष लुटेरों के झुंड लगातार स्टार स्पिरिट फ्लावर के एनर्जी शील्ड पर हमला कर रहे हैं और रक्षकों पर चिल्ला रहे हैं कि वे हार मान लें और अपनी मौत को स्वीकार कर लें। हैरिंग हीरो है जी दाओ अपना सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता निकालते हैं। वह बताते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, एक बेहद शक्तिशाली साधक, कल्टीवेटर, जो अगर मदद के लिए आगे आ जाए तो इन लुटेरों को धूल की तरह आसानी से उड़ा सकता है। खुशी से झूम उठी झेड़ अंशियान राहत की चमक से दमक उठती है। वह बेसब्री से पूछती है कि क्या वह रहस्यमयी रक्षक सचमुच जहाज पर ही मौजूद है, और यह जानना चाहती है
कि वे उससे तुरंत संपर्क कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर जहाज का बाकी क्रू भी उत्साह में फुसफुसाने लगता है। सामान्य परिस्थितियों में पांचों लेवल 13 के लुटेरों ने उनके संचार तंत्र को पूरी तरह से जाम कर दिया था, जिससे बाहर से किसी भी तरह की मदद बुलाने का कोई भी मौका खत्म हो गया था। लेकिन अगर है जी दाओ के पास जहाज पर ही मौजूद किसी और भी ज्यादा शक्तिशाली गुरु से सीधे संपर्क करने का कोई जरिया है, तो यह सचमुच उनके बचने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आखिरकार जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस विशाल और बेहद आलीशान जहाज को खोना नहीं चाहता, अगर वे इसे बचा सकते हों। जहाज को हुए भारी आर्थिक नुकसान को एक तरफ रख भी दें, तो भी इसे छोड़ने पर मजबूर होने का मतलब है कि वे अंतरिक्ष के जानलेवा खालीपन में असहाय होकर भटकते रह आएंगे। कड़वी सच्चाई यह है कि अगर वे जहाज की सुरक्षा कवच शील्ड से बाहर निकले, तो लेवल 13 के समुद्री डाकू कमजोर क्रू सदस्यों का आसानी से शिकार करके उन्हें मार डालेंगे। पट्टियों में लिपटा वह खौफनाक हत्यारा उन सभी को मांस के लोथड़ों में बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ये बेरहम खून के प्यासे अंतरिक्ष के समुद्री डाकू बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जो नरमी बरतें और यात्रियों को शांति से वहां से निकलने दें। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनकी एकमात्र उम्मीद यही है कि वे इस रहस्यमयी रक्षक को लड़ाई में शामिल कर लें। आओ नांग ट्यूरिंग यह बात सामने लाता है कि उनका संभावित रक्षक इस समय ठीक इसी अंतरिक्षयान पर मौजूद है और उनकी नजरों के ठीक सामने खड़ा है। जय यांगशिन का दिमाग तो जैसे सुन्न ही पड़ गया। उसे यह बात समझने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि यात्रियों के बीच ही कहीं कोई छिपा हुआ बिना रजिस्ट्रेशन वाला लेवल 13 का ताकतवर योद्धा मौजूद है। लेकिन हाईजी दाओ ने तुरंत ही एक अड़चन डाल दी। उसके अंदाजे गलत साबित हुए और वह थोड़ा पसीना पोंछते हुए बताता है कि यह रहस्यमयी गुरु पक्का लेवल 13 का नहीं है। यह सुनकर जी यांगक्सिन हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में तुरंत एक ही बात आती है, अगर वह लेवल 13 का नहीं है तो वह जरूर उससे भी ज्यादा मशहूर लेवल 14 का कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा। उसके हिसाब से यह बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि 5 दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई का पासा पलटने के लिए सिर्फ एक और लेवल 13 का योद्धा काफी नहीं होता। इस भयानक बुरे सपने से उन्हें सिर्फ कोई मशहूर लेवल 14 का ग्रैंड मास्टर ही बचा सकता था। यह बात तेजी से फैल जाती है और पूरा जहाज खुशी और जोश की एक जबरदस्त लहर से भर जाता है। जहाज के क्रू को यकीन ही नहीं होता कि वे तारों भरे आसमान के एक असली दिग्गज के साथ सफर कर रहे हैं। एक ऐसी मशहूर हस्ती जिससे मिलने का सपना भी वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख सकते थे। यह जोश सचमुच सबको अपनी चपेट में ले लेता है। वू तियान और बा बेल्लो जैसे पुराने योद्धाओं की उम्मीद भी पूरी तरह से फिर से जाग उठती है। वे बेसब्री से उस ग्रैंड मास्टर के शानदार अंदाज में आने का इंतजार करने लगते हैं जो उन्हें बचाने वाला है। भीड़ को पूरी तरह से बेकाबू होते देखकर हाईजी दाओ अजीब सी खांसी खांसता है और उनकी खुशी में दखल देते हुए साफ करता है कि यह आदमी लेवल 14 का भी नहीं है। इस अचानक हुई घोषणा से सबकी खुशी का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। योद्धा एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अगर वह लेवल 13 या 14 का नहीं है तो वह आखिर किस लेवल का हो सकता है। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना हाईजी दाओ एक ऐसी बात कहता है जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाता है। उनका सबसे बड़ा रक्षक असल में सिर्फ लेवल 12 का है। पूरा कमरा तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर देता है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जरूर कोई घटिया मजाक कर रहा है। भीड़ के इस गहरे अविश्वास को भांपकर हाईजी दाओ अपनी बात पर और जोर देता है। वह पक्के तौर पर कहता है कि भले ही यह आदमी सिर्फ लेवल 12 का है, लेकिन उसकी असली लड़ने की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वह आसानी से उसकी अपनी ताकत से 100 गुना ज्यादा है। लेवल 13 के एक पुराने और माहिर योद्धा के मुंह से इतनी हैरान कर देने वाली बात सुनकर जी यांग चेन पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। बाकी बचे पुराने योद्धाओं के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो तियान को पसीना आ जाता है, जबकि बा बेल्लो और माशिया अपनी जगह पर जम जाते हैं। वे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि महज 12वें लेवल के किसी जीवस्मी जीव के पास ब्रह्मांड को तोड़ने वाली इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे हो सकती है। इस बीच जहाज पर मची अफरा तफरी से बहुत दूर दृश्य गहरे
उलझे हुए और अराजक डार्क साइड ब्रह्मांड के वीरान इलाकों की ओर मुड़ जाता है। हड्डियों के एक कब्रिस्तान के बीच खड़ा लू शेंग का विशालकाय शैडो क्लोन छाया प्रतिरूप उस वीरान खून जैसे लाल महाद्वीप का जायजा लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने आसपास के सभी विरोधियों को मारकर और खाकर पूरी तरह खत्म कर दिया है। अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को बेरहमी से खाकर इस क्लोन ने सफलतापूर्वक अपनी 10 करोड़ म्यूटेटेड अमर कोशिकाओं की परम सीमा को छू लिया है। खुद लू शेंग भी यह देखकर हैरान है कि उसका यह अजीब और गरीब अवतार कितनी तेजी से और बेतहाशा शक्तिशाली होता जा रहा है। वह इस डार्क डायमेंशन अंधकारमय आयाम के क्रूर नियमों पर विचार करता है। अपने मूल ब्रह्मांड के विपरीत यहाँ इन राक्षसों के विकास में कोई रुकावट या सीमा नहीं आती। जब तक वे कच्ची ऊर्जा को सोखते रहते हैं, उनकी शक्ति बर्फ के गोले की तरह तेजी से और कई गुना बढ़ती जाती है। लू शेंग अपनी दूरदर्शिता पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह पाता। जिस क्लोन को उसने एक छोटे से प्रयोग के तौर पर यूं ही बनाया था, वह अब उसकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस सोच से भी कहीं ज्यादा से कहीं आगे बढ़ रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर यह पागलपन भरी रफ्तार जारी रही तो यह विशालकाय अवतार अंततः एक ऐसे अभेद्य कवच में बदल जाएगा जो उसके मुख्य शरीर को किसी भी ब्रह्मांडीय खतरे से बचा सकेगा, और इस तरह यह उसका सबसे बड़ा और सबसे गुप्त ट्रम्प कार्ड, अंतिम हथियार साबित होगा। अचानक एक तेज बीप की आवाज उसे उसके विचारों से बाहर खींच लाती है। वह एक आध्यात्मिक संकेत महसूस करता है। क्लोन को एहसास होता है कि हाईजी दाओ उसे बुला रहा है। वह सोचता है कि क्या वे आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।